तो हम इसमें जल्दी से जीओसी कवर करेंगे। तो इसमें 3 टाइप के इफ़ेक्ट होते हैं। आई इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, आई माइनस और प्लस आई, और तुम्हारा मेसोमेरिक इफ़ेक्ट होता है, और तुम्हारा तीसरा होता है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। माइनस आई इफ़ेक्ट की देख लीजिए सीरीज़, ये NF3 जो है ये सब माइनस आई सीरीज़ का ऑर्डर है। NF3 सबसे ज़्यादा दिखाता है पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, फिर NH3, फिर NO2, फिर CN, फिर FCl BR I, और फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर मतलब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है sp। देखो कार्बन का जो sp होता है ना, उसकी नेगेटिविटी नाइट्रोजन के sp3 से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको याद रखना। तो इस वजह से यहाँ पे पहले आ रहा है एल्काइन और फिर NH2, उसके बाद में फिर बेंजीन आ गया, और फिर sp2 एल्कीन आ गया। ठीक है, फिर H आ गया। H का 0 माना जाता है। फिर प्लस आई सीरीज, इसमें देखो H सबसे पीछे आ गया। मैं इसमें वो कर लेता हूँ, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई है। तो ठीक है, तो प्लस आई में क्या है, प्लस आई की आपकी सीरीज हो गई पूरी, ये सीरीज हो गई। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, ये सब देने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से प्लस आई दिखाते हैं, और O नेगेटिव और COO नेगेटिव। यहाँ पे ध्यान रखना, जब जो प्लस जो इनका ना मेसोमेरिक भी याद रखना, मेसोमेरिक भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। -O, O नेगेटिव हो गया ये। ठीक है, और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल, फिर तुम्हारा मिथाइल हो गया, फिर H हो गया। फिर इसमें देखें तो ये तुम्हारा ट्रिलियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में तुम्हारा ये होता है प्लस आई का ऑर्डर, और ऑक्सीजन में जो होता है भारी वाला, मतलब भारी वाले जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई दिखाते हैं। फिर है इंडक्टिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत इंडक्टिव प्रॉपर्टी पे जो हम देखते हैं ना, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फिर तो देखे जाते हैं नंबर, कितने नंबर के प्लस आई वाले जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखी जाती है पावर, किसकी पावर ज़्यादा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी डिस्टेंस को दे दी जाती है। ठीक है, फिर नंबर को दे दी जाती है, अगर डिस्टेंस बराबर है तो फिर नंबर देखेंगे, फिर नंबर के बाद में पावर देखेंगे। ठीक है, अब है रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो तुम्हारा जो बाकी सारे वो होते हैं ना इसके बीच के बने हुए, वो नहीं एग्जिस्ट करते। फिर है कंजुगेशन, कहाँ किस किस के बीच में हो सकता है। रेजोनेंस में क्या होता है, कंजुगेशन ही देखा जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखा जाता है ना। तो ये देखो, अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट PD और वाइटल है। ठीक है, तो ये भी रेजोनेंस दिखा सकता है, लेकिन इतने उसमें नहीं, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चंस में। और ये माइनस सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव, या PD और वाइटल, चलो इतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना, बेसिक तो आपको बताइए। अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहला ये, जैसे कि ये पॉजिटिव है, इसका ये इधर को जाएगा। ठीक है, फिर ये जो है ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे करके इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और जो है यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, और यहाँ पे भी प्लस आ रहा है। ठीक है, तीनों जगह पे प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा लेकिन प्लस तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सब पे जो है, जब हम हाइब्रिड मॉडल जब बनाते हैं इसके, या तो पार्शियल पॉजिटिव करके दिखा देंगे, या +1/3 करके दिखा देंगे, या फिर ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, और ये सब जगह घूम रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है। अब है रेजोनेंस, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं बेंजीन के। बेंजीन के बनते हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो तुम्हारे जो बेंजीन के ही बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स बने हैं, नैप्थलीन वगैरह, ये तो अगर दो बेंजाइल रिंग है जुड़ी हुई, तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेंगे। और इस तरीके से जनरल फार्मूला ये याद रखना कि अगर जितनी बेंजीन की रिंग होगी, मतलब यहाँ पे जैसे 2 रिंग है, कंजुगेशन भी देख लेना एक बार पहले। ठीक है, कि कभी है भी कंजुगेट या नहीं है। तो इसमें जो है, अगर 2 हैं तो 2 + 1 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अगर 4 हैं तो 4 + 1 5 बनेंगे। ठीक है, तो ये
अब है आगे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखना है तो इसमें देख लीजिए डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या है 1:2:2p6, 2p6 कितने हो गए 10 और 3:3d, तो 3d वो 3p तक जाता है। और इसमें जो होता है डी ऑर्बिटल, क्योंकि थर्ड है एन थर्ड तक पहुंच रहा है, तो उसमें एक डी जो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से ये जो होता है Cl यहाँ पे रेजोनेंस दिखा सकता है। तो ये क्या करेगा Cl, ये इसको इधर इलेक्ट्रॉन देगा और ये जो है इसके ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, लेकिन F यहाँ पे नहीं दिखाता क्योंकि F के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड्स होगा, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और जो देखो जितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑक्टेट अगर रेजोनेटिंग ऑक्टेट कंप्लीट है सबके तो वो बढ़िया है। और न्यूट्रल जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जो अपोजिट चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जितना वो पास होंगे, ठीक है, तब ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर दूर दूर होंगे तो कम स्टेबल होगा। और फिर इंडक्टिंग इफेक्ट चेक करते हैं। अब है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, देखो मेसोमेरिक इफेक्ट को देखने का एक तरीका है कि अगर जो है डायरेक्टली पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पे जैसे बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ है उसमें जो है डायरेक्टली पाई बॉन्ड है उसका उस एटम के साथ में, जैसे यहाँ पे कार्बन है उससे पाई बॉन्ड है इसमें, तो ये -m दिखाता है। और इस पर नहीं है और लोन पेयर है तो वो पॉजिटिव +m दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है OH जो है +m दिखा रहा है क्योंकि इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर जो है लोन पेयर भी हैं। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से तुम आराम से कर पाओगे इसको क्वेश्चंस को। बाकी थोड़ा सा +m क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और -m जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। और जो प्रायोरिटी देते हैं हम जब स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो m की ज़्यादा होती है मेसोमेरिक से की इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होती है। और मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो CH3 मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाता है क्योंकि उसके जो है यहाँ पे sp3 है और उसके सारे फुल्ली फिल्ड है और ना इसके पास कोई लोन पेयर है, ठीक है, ना डबल बॉन्ड है ना कुछ है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखता। ये क्या दिखाता है, ये तुम्हारा +I दिखाता है और हाइपर कंजुगेशन दिखाता है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा ये। अब यहाँ पे Cl है, Cl में क्या होता है, ये एक्सेप्शन होता है, ये इसमें जो होता है कि ये +m भी दिखाता है -I भी दिखाता है, लेकिन इसका -I जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये भले से ये डीएक्टिवेटिंग होता है, किस लिए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के लिए, क्योंकि ये -I डोमिनेटिंग होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि -I डोमिनेटिंग होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। लेकिन फिर भी जो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक के लिए, ये तुम्हारा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। भले से ही ऑर्थो पैरा से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, लेकिन इस पे फिर भी +m थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। तो उसकी वजह से ये जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जैसे कि अगर हम CHO को लें, ठीक है, तो वो या फिर COH को लें तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होते हैं, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, वहाँ पे मेटा वगैरह बनता है, ठीक है, NO2 के लिए देख लें चाहें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि +m जो होता है और -I जो होता है, इसमें डोमिनेटिंग ये होता है, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ये। अब बात करते हैं जितने भी +m वाले होते हैं ये एक्टिवेटिंग होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के लिए। मतलब कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन लवर जो होगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो ऑर्थो पैरा पे जो है जुड़ जाता है। अब और दूसरी चीज़ है, एक तो ये हो गया एक्टिवेटिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और ऑर्थो पैरा पोजीशन डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए।
तो ऑर्थो और पैरा जो है वहाँ पे जुड़ते हैं। उसके बाद में चलते हैं, ऑल माइनस एम जो होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं और ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये मेटा मतलब कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके उसका ऑर्थो और पैरा से तो तुमने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो उसके पास जगह क्या बचती है, मेटा बचती है खाली। अब है हेलोजन। अब है हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप में मैंने अभी बताया कि माइनस आई डोमेटिक होता है प्लस एम से, और तो डीएक्टिवेटिंग बट स्टिल कॉज सम प्लस एम, स्टिल हैव सम प्लस एम, तो इसके पास थोड़ा प्लस एम होता है जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर माइनस एम होता इसमें, ये माइनस एम होता तो नहीं दिखाता फिर ये। ठीक है। अब है एरोमेटिक। एरोमेटिक, यह है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो पहले तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज ज़रूरी है। पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए रिंग के अंदर, मतलब पूरे रिंग में कंजुगेशन होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए, मतलब कि sp2 या फिर sp मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है। फिर इसमें हकल रूल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हकल्स रूल 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें होने चाहिए। और तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई एरोमेटिक की। किसकी? एरोमेटिक की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। ये है एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें तो लगेंगी। एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसमें एन की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पे जो है तुम्हारी 0 पाई हो गए। अगर 1 रख दें तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। और यहाँ पे कितने हो गए, अगर हम 0 रख दें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, 0 2 पाई या फिर 2 से 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे में होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़। अब है आगे चलते हैं तो ये क्या, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है फिनॉल। देखो फिनॉल में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जो एन है ना, ये इस पे हमको लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी अगर बनी हुई है ना, तो ये वाले जो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं लेते पार्ट रेजोनेंस में, तो ये लोकलाइज्ड रहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आता है कि कौन से नाइट्रोजन के जो है इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है लोकलाइज्ड हैं, तो ऐसी कंडीशंस में लोकलाइज्ड रह जाते हैं ये। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे वैसे तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि एंटी एरोमेटिक है, लेकिन जो हमने रियल स्ट्रक्चर देखा इसका, तो इसमें ये थोड़ा सा बोट शेप टाइप का स्ट्रक्चर आता है ये, और ये अपने आप को ना नॉन प्लेनर बना लेता है। यहाँ पे तो ये प्लेनर है, लेकिन ये नॉन प्लेनर बना लेता है, और जिससे कि ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है। एटलीस्ट थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है नॉन एरोमेटिक बन के। इसके बाद में चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखने में तो लग रहा है जो एरोमेटिक है। ठीक है। ये एरोमेटिक लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पे जो होता है रिपल्शन होता है बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। तो बिटवीन द एच एच के बीच में रिपल्सन होता है यहाँ पे, तो ये खुद को नॉन प्लेनर बना लेता है, तो ये भी जो है नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, तो इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है अलग अलग हैं दोनों। ठीक है। तो ये आराम से एरोमेटिक होता है ये। ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेप्टम बना हुआ है सेप्टम कह रहा हूँ, ये तो और बायो का हो गया। यहाँ पे जो है दीवार बनी हुई है, तो ये एरोमेटिक होता है। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, दीवार खुली हुई है तो ये नॉन एरोमेटिक बना लेता है खुद को रिपल्शन की वजह से। यहाँ पे दीवार बनी हुई है तो ये एंटी एरोमेटिक, वो एरोमेटिक बन जाता है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो पता ही दिया मैंने। अब है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है। कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है पहली चीज़। फिर है एप्लीकेबल फॉर जो है कैटायन, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिनाइल सिस्टम। ठीक है। इन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। अब इसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अबव मेंशन। ठीक है। अब यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने बताया था ना कि CH3 या तो प्लस आई दिखाता है या फिर एल ये दिखाता है। ठीक है। इंडक्टिंग इफेक्ट का रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है। ठीक है।
तो अगर देखो, अगर यहाँ पे जो होता है ना, अगर अगर ये जो जुड़ा हुआ है, ये CH3 अगर ऑर्थो पैरा पे जुड़ा हुआ होता है तो ये हाइपर कंजुगेशन दिखाता है। लेकिन अगर ये जो है मेटा पे जुड़ा होता है तो ये हाइपर कंजुगेशन नहीं, सिर्फ इंडक्टिंग इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। केस 1 हाइपर कंजुगेशन इन द कार्बोकेटायन प्लस H सिग्मा P कंजुगेशन नीड बोथ इलेक्ट्रॉन। केस 2 मतलब किस केस में दिखाता है ये ध्यान रखना। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन एल्कीन में दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो देखना। कार्बोकेटाइन में इंपॉर्टेंट है, एल्कीन में इंपॉर्टेंट है, और फ्री रेडिकल में इंपॉर्टेंट है। हाइपर कंजुगेशन चेक कैसे करते हैं? हाइपर कंजुगेशन कैसे चेक करते हैं? जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन हैं, इनको ही गिना जाता है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे जो है चेक किया जाता है कि हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से कौन ज़्यादा स्टेबल है। जिसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। अब है रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन छोड़ दीजिए, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस दिखा रहा है, कौन सी क्या स्टेबिलिटी है? देखो, यहाँ पे रेजोनेंस है, ये इसके बीच में रेजोनेंस है। ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि ये बीच में देख रहे हो ना। और यहाँ पे भी रेजोनेंस है, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये चेक करने हैं हमको। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 7, 3 यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस भी है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ का कन्फ्यूज़न हो सकता है, यहाँ पे कौन सा वाला वो हो रखा है, क्या नाम है, हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें जो है एक तो कार्बोकेटाइन वाला है और एक तुम्हारा एल्कीन वाला है। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि जो तुम्हारा बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ अगला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बेंजीन कह रहा हूँ, जो एल्कीन के, जैसे ये एल्कीन है तो इसके जुड़ा हुआ जो है यहाँ पे ये है, इधर तो कोई है नहीं। तो ये जो कार्बन है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें 1 2, और इधर से भी जो अगला कार्बन है इसमें 1 2, और एक ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसा करके है ये। ठीक है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी क्या थी, इसकी सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी थी ना ये, और वो जो होती है, जो तुम्हारा रेजोनेंस होता है, वो पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है। अब है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन में क्या होता है ये याद रखो बस, तुम्हारा जो है स्ट्रेन में 6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है रिंग, फिर 5, फिर 7 होती है। ठीक है। 6 याद रखो, फिर 5, फिर 7, 4, फिर 3। ठीक है। क्योंकि देखो जितनी छोटी रिंग होगी उतने ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आएगा, और एंगल स्ट्रेन आएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो उल्टा होगा, लेकिन स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखें तो ये 6 5 7 4 3 ऐसा करके होता है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो है तुम्हारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उसमें देखना है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 2 1 2 मतलब कि 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 2 3 और 1 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे ऑर्डर? BCA। ठीक है। अब तुम्हारी स्टेबिलिटी इसमें देखो, वैसे जो होता है ना, जो स्टेबिलिटी देखी जाती है वो ट्रांस की ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो है
इसकी कम होती है स्टेबिलिटी। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 6 हो गए। और इसमें कितने हैं, इसमें भी 6 है, 3 इधर है, 3 इधर है, ठीक है। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ट्रांस का तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसको एज इट इज़ याद रखना। अब है आगे, इसमें क्या है कि जो सी प्लस होते हैं और सी जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होते हैं ये। अरे हाँ, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप अगर इसके साथ में जोड़ दिया जाए, किसके साथ में, सी प्लस या फिर फ्री रेडिकल के साथ में, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इनकी। और अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि इसमें, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या चीज़ बताई थी, एक चीज़ बताई थी मैंने कि ऑर्थो पैरा पे ही प्लस ये सब काम करते हैं, लेकिन मेटा पे काम नहीं करते। मेटा पे सिर्फ आई काम करता है। तो ये प्लस एच प्लस एम ग्रुप जो है और प्लस आई जो है, ये सब काम करेंगे ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन मेटा पे सिर्फ क्या काम करेगा, प्लस आई काम करेगा या माइनस आई काम करेगा, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी देखें, इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कोई कार्बो मतलब कि केटाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, केटाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें देख रहे होगा एल्काइल ग्रुप जो है ऑर्थो या पैरा पे लगा हुआ है। तो ऑर्थो पैरा पे क्या काम करता है, माइनस ऑर्थो और पैरा पे काम क्या करता है, प्लस एम काम करता है, प्लस एच काम करता है, प्लस आई, मतलब तीनों काम करते हैं। लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है वो मेसोमेरिक इफेक्ट तो दिखाता नहीं है, वो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव दिखाता है। तो यहाँ पे इंडक्टिव प्लस हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे काम करता है। पहले डिस्टेंस देखी जाती है, फिर पावर देखी जाती है, उसके बाद में वो पहले डिस्टेंस देखी जाती है, फिर नंबर देखा जाता है, फिर पावर देखी जाती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन चेक करते हैं पहले। हाइपर कंजुगेशन में यहाँ पे 3 अल्फा बन रहे हैं, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, 1 2, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 0 अल्फा। तो इससे करके स्टेबिलिटी इसकी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटा है। मेटा पे देखो, ध्यान रखो, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ आई काम करता है। क्या काम करता है, आई काम करता है। यहाँ पे ना हाइपर कंजुगेशन काम करता है, ना प्लस एम प्लस माइनस आई काम करेगा, माइनस एम काम करेगा। तो सिर्फ यहाँ पे इंडक्टिंग इफेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे इंडक्टिंग इफेक्ट के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस तो देखो यहाँ पे सब में सेम है, ठीक है। डिस्टेंस चेक कर ली। अब हम नंबर चेक करेंगे। नंबर जो है यहाँ पे किस में ज़्यादा है, नंबर सबसे ज़्यादा इसमें है, ठीक है। उसके बाद में फिर पावर देखते हैं। यहाँ पे सब अल्काइल है तो पावर सेम है, लेकिन नंबर यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इस वजह से हमने प्रायोरिटी ऑर्डर इधर की साइड को रखा और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। एम पे हाइपर कंजुगेशन नॉट वर्क, सो आई काम करता है सिर्फ। अब यहाँ पे क्या है, हमने प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो तुम्हारा, पहले तो हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जो है, हाइपर कंजुगेशन किस में दिखाता है। तो जब एक चीज़ और है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मतलब जब देखो ना जब तुम्हारे सी डी सी जब हाइपर कंजुगेशन देखा जाए, तो हाइपर कंजुगेशन तो दिखा रहे हैं ये, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में जो है तुम्हारा CH3 CD3 और CT3 के बीच में देखेंगे तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है CT की ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये तोड़ना मुश्किल होता है। तो हाइपर कंजुगेशन ये जो है कम दिखाता है एज़ कम्पेयर टू CD3 और CT3। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे तो जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, A की ज़्यादा होती है, फिर B की, फिर C की। तो CH3 की जो है जो बेहतर हाइपर कंजुगेशन दिखाता है एज़ कम्पेयर टू CD3। अब अगला चलते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस ग्रुप है, कैटाइन है। कैटाइन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो जो प्लस एम है वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देगा। और ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे दे रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है OH बढ़िया मेसोमेरिक दिखाता है, और फिर ये N2 है, NO2 जो है ये सबसे खतरनाक माइनस एम दिखाता है। Cl जो है इसका डोमिनेटिंग माइनस आई होता है। और जो CH3 होता है, CH3 जो होता है तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन दिखाता है, और H जो है उसका 0 होता है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो नॉर्मल बेंजीन की तरह हो गया ना। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद इसके लिए A हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन हो गया। उसके बाद में क्या होगा, फिर ये है H हो गया। उसके बाद में क्या होगा, फिर Cl, फिर NO2। तो सबसे ज़्यादा बेटर A, फिर तुम्हारा D, और उसके बाद में E, फिर C और फिर B।
तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ये जो चारों क्वेश्चन हमने करे ऊपर वाले, ये और ये सब जो है इसमें तुम्हारा कार्बो फ्री रेडिकल पे भी एप्लीकेबल होते हैं यही, मतलब इनको इनकी जगह फ्री रेडिकल रख के भी तुम करोगे यही आएगा। अब है यहाँ पे, अब देखो ओ आर, यहाँ पे ओ आर जुड़ा हुआ है प्लस आई है, यहाँ पे ओ आर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ओ आर जुड़ा है। अब यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब ये मेटा पे जुड़ा होता है ना, तो ये मेटा पे क्या दिखाता है, माइनस आई दिखाता है। और जब ये ऑर्थो पैरा पे जुड़ा हुआ होता है तो ये क्या दिखाता है, प्लस एम प्लस आई, जो भी होता है मतलब कि। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ये भी कि ओ आर जो होता है इंडक्टिव में माइनस आई दिखाता है, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये खींच लेता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर दूँ। अब ये खींच लेता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर काम करते हैं मेसोमेरिज्म में, मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो ऑर्थो पैरा पे तो मेसोमेरिक दिखाता है, और जो मेटा पोजीशन होती है वहाँ पे मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखता नहीं है। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा मेटा पे क्या दिखाता है, ये आई दिखाता है, और आई इसमें जो होता है माइनस आई वाला होता है, और जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे दिखाता है मेसोमेरिक दिखाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो इन दोनों में प्लस एम दिखेगा बराबर का, क्योंकि जो ये होता है तुम्हारा मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ये डिपेंड ही नहीं करता किस पे, डिस्टेंस पे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट तो इसमें इक्वल हो गया। अब जो है ऐसा तो नहीं है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे प्लस आई प्लस एच नहीं दिखता, तो वो अब प्लस एच इसमें मतलब हाइपर कंजुगेशन ये दिखा नहीं रहा, तो अब ये प्लस आई इफेक्ट देखते हैं इसका। तो प्लस आई ये दिखाता नहीं, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो माइनस आई इफेक्ट कौन सा ज़्यादा दिखाता है, जो माइनस आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये जो है ज़्यादा पास है और माइनस आई है इसका। ठीक है, तो जो है ये एज़ कम्पेयर टू ये जो इसका माइनस आई है दूर है, तो ये कम इफेक्ट दिखाएगा, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और प्लस एम तो बराबर था, तो इस वजह से स्टेबिलिटी जो होगी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। उसके बाद में इसकी होगी, क्योंकि इसमें प्लस एम भी है और इसमें सिर्फ माइनस आई है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, बी की होगी। सबसे ज़्यादा इसकी होगी, सी की, और फिर ए की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो NO2 है, NO2 क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या दिखाता है, माइनस एम दिखाता है। और NO2 जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है sp, जो इसका नाइट्रोजन होता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये खींचेगा, तो ये माइनस आई दिखाता है। अब ये माइनस एम माइनस आई दिखाता है, बहुत खतरनाक होता है। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस आई दिखाता है, और यहाँ पे जो है माइनस आई माइनस एम दोनों दिखाता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो होगा इसके लिए, मतलब कि जब कम सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचे, वो बी हो गया। उसके बाद में यहाँ पे माइनस एम और माइनस आई दोनों है, लेकिन ये आई जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये दूर है, तो ये जो ज़्यादा बेटर होगा, तो बी सी और ए हो गया, बी सी और ए हो गया। ठीक है, अब अगला चलते हैं। फिर इसमें क्या है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, और ये तुम्हारा ए सी बी CH3 है। CH3 क्या दिखाता है, ये आई और एच दिखाता है ना हाइपर कंजुगेशन, लेकिन हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे नहीं दिखता है, मेटा पोजीशन पे नहीं दिखता है। ठीक है, तो हाइपर और CH3 प्लस आई प्लस एच दिखाता है, और आई जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो प्लस एच तो चाहे ऑर्थो पे हो पैरा पे हो, वो दोनों का बराबर होगा, लेकिन प्लस आई के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करेंगे इसमें से बेस्ट, तो ये ज़्यादा बेटर होगा ए, फिर होगा तुम्हारा सी, और फिर होगा वो ए, फिर होगा सी, और फिर होगा बी। ठीक है, अब ये वाला हो गया। अब क्या करना है इसमें, इसमें देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया रिजोनेंस हो रहा है, और ये माइनस एम ग्रुप जुड़ा हुआ है COH। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है तुम्हारा छोटा मोटा रेजोनेंस हो रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें ज़्यादा बेटर रेजोनेंस हो रहा है, और जो नेगेटिव आ रहा है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे 2 जगह रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे 1 जगह हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना आराम से, इतनी डिफिकल्ट नहीं आते हैं ये क्वेश्चंस। और एक रेजोनेंस जो होता है, जो रेजोनेंस काटता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके साथ में रेजोनेंस ना करके ये खुद में रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये अपने में मस्त है। अब है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है 3 CL3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो कि तुम्हारा
बढ़िया खींचेंगे। और यहाँ पे जो है 3 CF3 ग्रुप जुड़े हैं जो कि और बढ़िया खींचेंगे। मतलब कि -F जो -I ग्रुप हमने देखा ना, F में फिर Cl में, फिर Br में, फिर I में होता है, सबसे ज़्यादा F में होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है -I ग्रुप जुड़ा हुआ है। बाकी ये तो दोनों के लिए सेम है, तो इसके बेसिस पे हम इसको प्रायोरिटी देंगे ज़्यादा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये एज इट इज़ याद रखना। और इसमें क्या होगा यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें जो होता है ये d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर दिखाता है। और ये एक तरीके से तुम्हारा जो है वो वाला जो था रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का वो हो गया। खैर ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये इसमें कितने वो हैं, क्या ये रेजोनेंस दिखा रहा है? जी हाँ, दिखा रहा है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस दिखा रहा है, ये भी रेजोनेंस दिखा रहा है। क्या ये इसमें लेकिन जो है तुम्हारा एक एंटी एरोमेटिक हो गया और ये एरोमेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 हो जा रहे हैं और रेजोनेंस पूरा कंप्लीट है, तो इस वजह से ये एरोमेटिक हो गया। ये कुछ कुछ है जो है तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। when प्लस आई और माइनस आई एट द सर्फेस ऑफ द बेंजीन, चेक द इंडक्टिंग इफेक्ट। तो जब इस पे सरफेस पे होते हैं, ठीक है, ये जब सरफेस पे होते हैं तो फिर वो काम नहीं करता इस पे, क्या नाम है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं काम करता, और ये यहाँ पे सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट जो है चेक करते हैं, ठीक है। और जब ये यही चीज़ इसमें है, ये सरफेस पे है, तो भी हम इंडक्टिंग इफेक्ट चेक करेंगे। और यहाँ पे जो है ये प्लस आई दिखा रहा है, तो जितना दूर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से ये ए ज़्यादा स्टेबल है। फिर डेंगलिंग रेजोनेंस जो होता है इस तरीके का के उसमें दिखता है। डांसिंग रेजोनेंस, डेंगलिंग बॉन्ड जिसे कहते हैं। तो ये जो होते हैं इसकी खासियत होती है कि ये जो होता है ये बेंजीन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब कि बेंजीन का कैटायन अगर हम देखें तो बेंजीन पे कैटायन लगा हुआ है और इस पर कैटायन लगा हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब ये प्रायोरिटी देख लेते हैं कार्बोकेटाइन की। देखो कार्बोकेटाइन अगर तुम्हारे पास 3 ये वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस वाले, उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो है ये भी रेजोनेंस में है पूरी तरीके से, 8 रिंग का है ये। उसके बाद में अगर तुम्हारे 2 पीएच ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब कि तो ये प्रायोरिटी होगी, मतलब कि इससे कम प्रायोरिटी होगी, फिर 2 पीएच की प्रायोरिटी होगी, फिर एक डांस। तो यहाँ पे अगर 2 पीएच ग्रुप जुड़े हुए होते हैं कार्बोकेटाइन के साथ में, तो एक डांसिंग रेजोनेंस से कम होता है, ठीक है, और 3 होते हैं तो ये 2 पीएच से ज़्यादा होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो होता है ये एक इसके एक से ज़्यादा होता है। और फिर ये क्या होता है, फिर ये होता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन की प्रायोरिटी आती है। अब है यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे कितने अल्फाइड हो जाएंगे, कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हैं, ये हैं 1 2 3, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो 1 2 ही हैं। और उसके बाद में यहाँ पे एंटी एरोमेटिक है ये, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देख लेना एक बार। लेकिन ये वाला इसका ध्यान रखना, क्वेश्चंस में अगर ये 2 आ गए तो ये रटा हुआ होना चाहिए। अब है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये जो है तुम्हारा होमोलिटिक फिजन होकर यहाँ पे कार्बन आयन बन जाए, वो कार्बन फ्री रेडिकल बन जाए, तो यहाँ पे कितने वो होंगे, स्टेबिलिटी यहाँ पे किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, इससे ये बनने की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या फिर इससे ये बनने की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एलाइलिक है, एलाइलिक बन रहा होता है, ठीक है। एलाइलिक जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कैटायन अगर हम ले कार्बोकेटायन लें या फिर फ्री रेडिकल लें, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तुम्हारे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो 1 2 होते हैं। और जो तुम्हारा फ्री रेडिकल का वो सॉरी
यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे लेकिन एक एलाइलिक भी बन रहा है, तो ये रेजोनेंस दिखा रहा है बढ़िया, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? बी की ए से। अब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देखो प्योर सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। सिंगल में अगर डबल बॉन्ड पार्शियल करेक्टर है, जैसे कि ये बेंजीन में होते हैं तुम्हारे, तो एक तो डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से थोड़ा थोड़ा पार्शियल करेक्टर भी आ जाता है, तो ये जो होते हैं पार्शियल डबल पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करेक्टर है इसमें, ठीक है। और एक होते हैं प्योर डबल बॉन्ड। जो प्योर डबल बॉन्ड होते हैं उनके सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का करेक्टर है। मतलब कि ये डबल बॉन्ड थे ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना ना, तो ये थोड़ा थोड़ा इनका करेक्टर सब जगह बट गया। तो इसमें डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का करेक्टर, और इसमें पहले सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड का करेक्टर आया। तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करेक्टर आया, तो सिंगल बॉन्ड तो सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा बॉन्ड डबल बॉन्ड का करेक्टर आया, तो उसके बाद में ये इनकी लेंथ होती है। और उसके बाद में डबल बॉन्ड में अगर थोड़ा सिंगल बॉन्ड का करेक्टर है, जो कि थोड़े से पहले पहले डबल बॉन्ड थे, मान लीजिए 2 था, उसमें 1.5 हो गया, तो वो फिर भी थोड़ा जो है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड का करेक्टर आया, उससे जो है ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होंगे, तो बॉन्ड लेंथ उसकी कम होती है, ठीक है। डबल बॉन्ड में तो इसको ऐसे याद रखना, प्योर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करेक्टर, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का करेक्टर, फिर प्योर डबल बॉन्ड, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी याद रखनी है। बेंजीन में क्या होता है, 1 2 और 3, ये वाला जो है ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, और ये वाले जो होते हैं इस पर डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है थोड़ा सा। तो इसकी लेंथ ज़्यादा होगी लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, वो इसकी लेंथ कम होगी और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और इसकी स्ट्रेंथ जो होगी कम होगी लेकिन लेंथ ज़्यादा होगी। तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर। अब आगे चलते हैं, ये वही चीज़ है। अच्छा, इस चीज़ को लिखा है, ये ए है ये बी है, तो किसकी लेंथ ज़्यादा होगी? अगर बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए की लेंथ ज़्यादा होगी बी से, क्योंकि इन दोनों में जो करेक्टर है दोनों में आएगा ये, ठीक है। और ये होता है एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होता है इसका, ठीक है। तो क्या एक्सेप्शन होता है, ये इसका एक्सेप्शन होता है, इस पे यार ये करेक्टर नहीं काम करता बेंजीन पे। बेंजीन में ए और बी की जो लेंथ होती है इक्वल होती है, लेकिन हम अगर खुला हुआ इसका ऐसे करके याद रखें, और ये मान ली ऐसे करके है, और ये जो है रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे जो करेक्टर आएगा वो आएगा इक्वल, नहीं आएगा वो, ठीक है। वो जो आएगा इसमें ये चीज़ उसमें काम करेगी, लेकिन ये बेंजीन में काम नहीं करती, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पे जो है जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे जो है ए की लेंथ जो होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। अब यहाँ पे जो है रेजोनेंस नहीं होता, नॉन एरोमेटिक बन जाता है, ये खुद को नॉन एरोमेटिक बना लेता है, क्योंकि ये प्लेनर रहता नहीं है, आप खुद को नॉन प्लेनर बना लेता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता, तो इसमें जो है बॉन्ड लेंथ जो है बी की ए से ज़्यादा होती है। और अगर वैसे भी अगर रेजोनेंस होता तो भी क्या होता, तब भी बी की लेंथ ज़्यादा ही होती। अब यहाँ पे क्या होगा, यह ए है, बी है, सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये टूटेंगे, और ये खुद को जो है इस हिसाब से तोड़ लेते हैं ये, कि यहाँ पे दोनों साइड एरोमेटिक बन जाता है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पहले 3 है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी प्लेसेस मूव करा, यहाँ पे 7 प्लेसेस मूव करेगा ये वाला जो होता है, और यहाँ पे जो है 3 प्लेसेस मूव करेगा। अगर हम रेजोनेंस की बात करें, ये नेगेटिव चार्ज 3 प्लेसेस मूव करेगा, यहाँ पे 7 प्लेसेस मूव करेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इस हिसाब से टूटेगा, यहाँ पे कि ये इस पे कौन सा करेक्टर आ जाए, यहाँ पे एरोमेटिक आ जाए, तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए इसने, और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों एरोमेटिक हो गए, बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो है अगर ये यहाँ जाएगा तो इसमें से एक तो एंटी एरोमेटिक बनेगा, ठीक है। तो ये जो है यहीं पे रहते हैं, ये जाते नहीं है कहीं को, मतलब कि रेजोनेंस नहीं दिखाते ये, ठीक है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा एक ही हो गई, 3 प्लेस मूव कर रहे हैं, ये 7 प्लेस मूव कर रहे हैं, और इसकी फिर बी की हो गई, यहाँ पे भी ये मूव करेगा, दोनों एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एंटी एरोमेटिक और एक एरोमेटिक बन रहा है, और यहाँ पे जो है ज़्यादा मूव जगह घूमने की, यहाँ भी ज़्यादा जगह घूमने की एज़ कम्पेयर टू ये,
तो इस वजह से ये जो होती है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, कितने बार मैंने वो कर दिया भाई, इसको मैं करूँ। चलो अगले पे। अब है देखो एसिड बेस थ्योरी जो तुमने उसमें पढ़ी होगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में। इसमें 3 टाइप की थ्योरी दी गई थी, पहले अरेनियस की दी गई, फिर बॉर्नस्टेड की, फिर लुईस की। अरेनियस ने क्या बोला था कि एसिड जो होते हैं वो H+ डोनर होते हैं और बेस जो होते हैं वो OH डोनर होते हैं। ठीक है, इसने सीधी सीधी ये बात बोली थी। फिर बॉर्नस्टेड थ्योरी ने बोला था कि जो H+ डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं और जो H+ एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। फिर लुईस ने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो होते हैं बेस। जिनके पास में जम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट कर देंगे, ठीक है, तो वो बेस बन जाते हैं। अब जो है ब्रोंस्टेड थ्योरी में एक चीज़ का ध्यान रखना, कंजुगेट बेस वाला पंगा। ये जो इसमें हर चीज़ का जो है कंजुगेट बेस बन सकता है। तो HF होता है, HF अगर अपना H+ दे दे तो जो F- बनेगा। तो जो H+ होता है वो H+ देने वाला कौन सा होता है, यहाँ पे एसिड होता है। ये H+ जो दे दे वो एसिड होता है। तो F- जो बनेगा ये इसका कंजुगेट बेस होता है, क्योंकि ये इसका H+ ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है कई बार कि इसका कंजुगेट बेस क्या है, कंजुगेट एसिड क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओ H2O है, जैसे कि इसमें इसमें H+ हो गया, इसमें H+, अगर ये H+ देगा तो जो OH बनेगा इसका कंजुगेट बेस बनेगा, क्योंकि देने वाला जो होता है एसिड होता है और लेने वाला H+ को बेस होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी। और ये तीनों का याद रखना, क्वेश्चन आता है ब्रोंस्टेड थ्योरी में से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कंजुगेट बेस इसका क्या है, कंजुगेट एसिड इसका क्या है। ठीक है, अब अगर F- लें तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, F- जो है ये अगर H+ ले लेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कंजुगेट एसिड बनेगा, क्योंकि इसके पास H है वो दे सकता है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है pH जितना कम होता है उतना एसिडिक होता है, और तुम्हारी स्टेबिलिटी का मतलब कि कार्बोकटाइन बेस जो है वो जितना स्टेबल है, मतलब कि एसिड जो है अपना H+ देना चाहेगा और देना चाहेगा, क्योंकि उसके बाद में जो कंजुगेट बेस बन रहा है एसिड देने के H+ देने के बाद में वो स्टेबल हो रहा है इसमें, तो इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ। अब है स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पे चलते हैं अब। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे pH की बात करते हैं। देखो 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, pH होता है, pOH होता है, pK होता है, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, -log, और जो भी वैल्यू है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख दी जाती है। ठीक है, -log। ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, इसका इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम में। वैसे तो लॉग की ज़रूरत पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में पड़ती ही है, कहीं अरेनियस इक्वेशन हो गया, कहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब थोड़ी लॉग में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो है तुम्हारा क्या स्टेबिलिटी होगी इसमें। देखो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं, और इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें 1 बन रहा है और इसमें भी 1 बन रहा है। तो स्टेबिलिटी किसकी देखेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी A की होगी, फिर B की, फिर C की, फिर D की। आगे चलिए, अब ये थोड़े कुछ क्वेश्चन है, इसमें देख लेना, एक बार रोक देता हूँ। ये मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन का जो है sp जो होता है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड की एज़ कम्पेयर टू द sp3 ऑफ द n। इसी वजह से जो होता है ये एसिडिक होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से। और एसिडिक की स्ट्रेंथ की बात करें तो मेथनॉल, वैसे तो अल्कोहल जो होते हैं वाटर से कम एसिडिक होते हैं, लेकिन जो मेथनॉल होता है क्योंकि इसमें कम अल्काइल चेन है, कम अल्काइल कार्बन है, तो यहाँ पे मेथनॉल जो होता है ये एक्सेप्शन है इसका, वाटर से ज़्यादा होता है ये एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मेथनॉल, फिर वाटर, फिर एथनॉल, या फिर जो भी अल्कोहल है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या बन सकती हैं प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है, यहाँ पे दोनों जो है पैरा ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन पे है, -i -m दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये दोनों -m -i दिखा रहा है और ये ऑर्थो पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जब ये ऑर्थो पे होता है ना OH के साथ NO2, तो यहाँ पे जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। और जब ये ऑर्थो पे होता है, जब ये ऑर्थो पोजीशन पे होता है, वो पैरा पोजीशन पे होता है NO2, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब कि इसमें एक चीज़ का यह ध्यान रखना है कि ये जो तुम्हारा है, ये बहुत ये वाला जो होता है ये वोलेटाइल होता है इस वजह से, क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर होती है और इंटरमॉलिक्यूलर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती सही से। और इसमें जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर होती है, तो इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इसका। अब ये है मेटा पोजीशन पे जो है ये मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, तो ये -i दिखा रहा है यहाँ पे। क्या दिखा रहा है? -i दिखा रहा है। ठीक है। और ये जो होता है ये पैरा पोजीशन पे है। पैरा पोजीशन पे -m -i दोनों काम करते हैं। और ये फिनोल। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि स्टेबिलिटी देखेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे रखा गया है कि ये ADBCE, तो यहाँ पे A सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि OH के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं। और ये जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे हो रही है, जब ये H उड़ जाएगा, तो ये जब H उड़ जाएगा तो O नेगेटिव होता है। तो O नेगेटिव को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा? जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। तो A के पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है ऑर्थो और पैरा पे। तो ये जो है बढ़िया हो गया यहाँ पे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो है एक ही है, ठीक है, और वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके बीच में। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन को निकलने नहीं देगा यहाँ पे, इसी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है ये बी की कम आती है। अब यहाँ पे क्या है, ये मेटा पे है, तो मेटा पे तो सिर्फ आई ग्रुप जुड़ता है, आई ग्रुप लगता है। अब यहाँ पे क्या है, ये पैरा पोजीशन में, पैरा पोजीशन में -m और -i ग्रुप लगता है। और ये ये नॉर्मल है। ठीक है। तो ये बढ़िया है। इसके बाद में D आएगा और D के बाद में आएगा B। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है? जब ये पैरा पोजीशन पे होता है उसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहता है हाइड्रोजन के साथ में, और ये हाइड्रोजन को निकलने नहीं देता। उसके बाद में फिर C आएगा, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो -i तो लग रहा है यहाँ पे, तो वो भी नहीं लग रहा है, तो फिर ये आएगा। इसमें सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, और यहाँ पे कोई सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बताइए यहाँ पे। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे तुम्हारी A की सबसे ज़्यादा होगी, फिर B की होगी, और उसके बाद में फिर C की होगी, क्योंकि ये H हट जाएगा और ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो SIR इफेक्ट में क्या होता है। SIR इफेक्ट में जो है रेजोनेंस, ये इस SIR इफेक्ट में ट्रेडिशनली जो तुम्हारा है ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू B। लेकिन इसमें जो होता है तुम्हारा ये CH3 ग्रुप होता है, इसकी वजह से जो ये +m दिखा रहा होता है, ये -i को काट देता है ये, और इसकी वजह से जो होता है स्टेबिलिटी इसकी B की ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें जो है इनहिबिटरी इफेक्ट की वजह से इसके जो है स्टेबिलिटी ये A की ज़्यादा नहीं होती, B की ज़्यादा हो जाती है SIR इफेक्ट में। फिर है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारा जितना +m ग्रुप जुड़े हुए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। और जो तुम्हारा -m है, -h है, उससे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो बेसिक हो गया, ये तो ईजी है। और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जितना ज़्यादा तुम्हारा ये इस पर अनस्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज, उतना ज़्यादा ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ दिखाएंगे। ठीक है। और जो
बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो लोकलाइज्ड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड, क्योंकि डीलोकलाइज्ड जो है रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो इतने अवेलेबल नहीं होते हैं, लोकलाइज्ड ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे सारे वो इंपॉर्टेंट आ गए, इसमें से अच्छा क्वेश्चन बनता है जो मैंने बताया था, यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे रेजोनेटिंग कंजुगेशन ही नहीं है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है क्योंकि यहाँ पे 6 है भाई, तो वो चाहेगा नहीं कि एंटी एरोमेटिक बने या फिर एरोमेटिसिटी ख़राब करे, तो लोकलाइज्ड रहेगा। अब यहाँ पे जो है डीलोकलाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है और यहाँ पे ये इसके साथ में पार्ट ले रहा है, और यहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड है क्योंकि है 4 हैं और यहाँ पे ये 2 इसके जो है वो करके 6 की एरोमेटिसिटी बना लेगा, तो ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब कि घूम रहे हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब घूम रहे हैं, लोकलाइज्ड का मतलब एक जगह लोकलाइज्ड है तो ज़्यादा अवेलेबल है देने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बेसिसिटी की स्ट्रेंथ देखी जाए तो यहाँ पे डी की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, डी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आएगी क्योंकि ये जो है तुम्हारा जो है sp3 है और लोकलाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी लोकलाइज्ड है लेकिन यहाँ पे sp2 पे है, ठीक है। तो sp2 की क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे तो ये D फिर C फिर B फिर D, ठीक है। यहाँ पे डी लोकलाइज्ड है और कहाँ पे डी लोकलाइज्ड है, ये इसमें भी डी लोकलाइज्ड है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो ये रिंग का पार्ट है ना, यहाँ पे ये रिंग का पार्ट है और यहाँ पे ये रिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बेसिसिटी में अगर हम देखेंगे तो रिंग का पार्ट ये नहीं है तो फिर भी थोड़े बहुत ये जो है इलेक्ट्रॉन देने के लायक हैं, लेकिन ये तो अच्छे से रिंग का पार्ट है और ये रेजोनेंस का पार्ट बन रहे हैं, तो ये जो है ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, मतलब कि ये बहुत कम टेंडेंसी होगी देने की कि ये खुद पार्ट ले रहे हैं, जैसे एरोमेटिसिटी का पार्ट है और यहाँ पे ये रेजोनेंस का पार्ट है, तो एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो ये भाई ज़्यादा कम ये कम अवेलेबल होंगे, तो बेसिसिटी सबसे कम इसकी होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है तुम्हारी बेसिसिटी सबसे कम किसकी होगी, जो है ए की होगी भाई। अरे ये डी जो दो जगह लिख दिया, ए की होगी, ठीक है। सबसे कम बेसिसिटी ए की होगी। और बी जो है ये रेजोनेंस का पार्ट है मगर एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, ये मतलब एरोमेटिसिटी जो है ऐसा नहीं है कि इसके हटने से जो है इसकी एरोमेटिसिटी हट जाएगी, तो इस वजह से ये फिर भी थोड़ा दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर पाती है इसमें। फिर ये कुछ है ग्वानिडीन एमाइडीन, इसके स्ट्रक्चर याद रखना, एमाइडीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, NH2 और NH होता है, यहाँ पे NH होता है, यहाँ पे CH3 और NH2 होता है, ठीक है। फिर SiP होता है, SiP में क्या होता है कि जैसे तुम्हारा कोई NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसमें अगर CH3 जुड़ जाता है तो किसकी वो ज़्यादा होती है, तो इसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ देखी जाती है तो SiP एट द ऑर्थो पे ये एप्लीकेबल होता है, इसके अलावा नहीं होता है एप्लीकेबल ये, ठीक है। ये बल्कि ग्रुप की वजह से होता है। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसमें किसकी होती थी, उसमें इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती थी। वो SiR है, ये SiP है। स्टेरिक इनहिबिट प्रोटोनेशन और स्टेरिक इनहिबिट इन रेजोनेंट। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे 3 मिथाइल जुड़े हैं, यहाँ 2 मिथाइल जुड़े हैं, यहाँ 1 मिथाइल जुड़ा है, यहाँ पे NH3 है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये 3 मिथाइल जुड़े हैं तो 3 + I इफेक्ट लग रहे हैं इसमें। अब एक्वस में याद रखना, एक्वस में इस तरीके से याद रखना, अगर देखो R ग्रुप जो है CH3 है, ठीक है, तो CH3 मतलब कि 1 है, तो ये 213 से याद रखना कि 213, और अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप है मतलब 2, ठीक है, सेकंड वो होता है ना ये इसका एल्केन की चेन का सीरीज़ का, तो इसको कैसे 231 से याद रखना, मतलब बड़ा नंबर मतलब बड़ा वो, तो इथाइल में 231, और ये एक्वा स्टेट में होते हैं। अगर नॉर्मल है तुम्हारी गैसेस स्टेट में है तो ये जो है तुम्हारा नॉर्मल होता है, मतलब कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे उतनी बेसिक स्ट्रेंथ क्योंकि + I। लेकिन यहाँ पे एक्वा में जो होता है ये सॉल्वेशन इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट लग रहे होते हैं, उसको मिला के होता है, तो 2 फिर 1 फिर 3, ठीक है। मतलब कि मिथाइल में 2 अगर मिथाइल जुड़े होंगे उसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी, फिर 1 जुड़ा हुआ उसकी उससे कम, और 3 जुड़े होंगे उसकी उससे कम, फिर NH3 सबसे पीछे आता है, और इसमें 2 मिथाइल फिर 3 मिथाइल फिर 1 मिथाइल, किसमें, इथाइल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में दे रखा है, ठीक है। फिर ब्रेडिट रूल में क्या होता है कि इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये कभी भी ना sp2 नहीं बनाना चाहता, इसको हटा के ही यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। ये अगर बना भी सकता है ओनली इफ़ वन ऑफ इट्स रिंग हैव 8 कार्बन या उससे ऊपर कार्बन के जब होते हैं तब ये शायद बना सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बना सकता ये, ठीक है।
और इफ जीरो कार्बन ब्रिज इज प्रेजेंट देन ब्रिज हेड कैन एटम कैन बी sp2। तो टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं अब। टॉटोमेरिज्म में मतलब इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, इसे तोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के इस कार्बन पे sp2 बनाने की बात आ रही है, तो वो नहीं लगता, वो नहीं हो सकता टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म में क्या होता है जैसे ये ए और बी है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है टॉटोमेरिज्म ए ट्रिपल बॉन्ड बी में भी हो सकता है, ए बी में भी हो सकता है, एनओ में भी हो सकता है, सीओ में भी हो सकता है, एसओ में भी हो सकता है, CnH3 में भी हो सकता है, और Cn में भी हो सकता है ट्रिपल वन। इसमें एक क्या इसकी वो है कि जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये जो बी है ना, ये जुड़ा हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा होनी चाहिए, ए से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पहले इसकी ये चीज़ है कि ए की कम होनी चाहिए, बी की ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसमें एटलीस्ट वन sp3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O है और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, sp3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और तो ये क्या करते हैं, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इधर चला जाता है और ये जो है डबल बॉन्ड इधर बन जाता है, तो ये ऐसा कुछ बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, कीटो फॉर्म कहते हैं, और इसको इनोल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल और इन ग्रुप होता है, तो इसको दोनों को मिला के इनोल फॉर्म बन गया, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH आ जाएगा। ये क्या ध्यान रखना है, ये नाइट्रोसो ग्रुप होता है, ये ऑक्साइम ग्रुप होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइम ग्रुप होता है। अब है एमाइड। ये एमाइड है क्योंकि NH2 जड़ा हुआ है, यहाँ पे तो कार्बोनिल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ पे दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ज़्यादा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला होता है, ज़्यादा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन N के ऊपर होता है, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर देखो जैसे इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे जो है ये सिचुएशन बन रही है और यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो कंजुगेशन करके जो है यहाँ पहुँच सकता है, तो ये तुम्हारा जो है ये टोटो दिखाता है। फिर है यहाँ पे टोटो क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ भले से हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कंजुगेशन करके नहीं पहुँचा जा सकता वहाँ तक, तो इस वजह से ये टोटो नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या ये टोटो दिखाएगा, यहाँ पे जो है तुम्हारा ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन बनने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, ये इस सिचुएशन में क्या करेंगे और इस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, और यहाँ से हम उड़ा नहीं सकते, क्योंकि ब्रेड में sp2 अगर हमने बना दिया तो काम ख़राब, तो ये वहाँ पे नहीं दिखाएगा, तो ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। अब ये है क्या ये दिखाएगा, जी हाँ, ये इस तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं टोटोमेरिज्म पे, किस किस तरीके के दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे पूरा कंजुगेशन करके यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये OH हो जाएगा और यहाँ पे ये उड़ जाएगा और ये पूरी ये बेंजीन बन जाएगा, ये भी तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसमें देखो ये उड़ाया यहाँ से, और इसके बाद में जो है ये शो करेगा, ये जो हमने था ये वाला क्वेश्चन ये शो कर रहा है, ये तुम्हारा H जो है यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे तो है ही नहीं भाई, यहाँ पे कहीं पे नहीं है, ठीक है, सब sp2 है, लेकिन ये sp3 था, उसमें भी तुम्हारा कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये दो CH जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। अब यहाँ पे जो है ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई sp3 है, sp3 अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप कहीं पे भी नहीं है। अब ये है तुम्हारा सिस्टम, इसमें ये तुम्हारा दिखा सकता है, ठीक है। अब है तुम्हारा डुअल सिस्टम जो होता है उसमें दिखा सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इनॉल की स्टेबिलिटी देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे -m इफेक्ट है, यहाँ पे जो है O है और यहाँ पे जो है तुम्हारा -i इफेक्ट दिखा रहा है, ये यहाँ पे -m इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे -m इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ -i है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी A की होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों से कंजुगेशन कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे B की स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे भी कंजुगेशन सही हो रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसके साथ कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में C की स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे इसके बीच कंजुगेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे D की
स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि इनके बीच में अलग ही कंजुगेशन चल रहा है। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। कीनोल, इनोल, स्टे इन द कीटोन नॉट इनोल, ठीक है। इसमें जो होता है ये तुम्हारा ये बता रखा है कि ये इसको एज इट इज़ याद रखना है कि इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें इनोल से ज़्यादा जो होता है कीटो ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें इनोल ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो इसमें इनोल ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें 2-4 बार देखोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा। तो इसमें जो होता है कीटो में ज़्यादा रहना चाहता है, इनोल फॉर्म ही नहीं होता, और ये उल्टे सीधे ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। और चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 109 डिग्री जो होता है कीटो होता है, और यहाँ पे जो होता है 120 डिग्री इनोल। तो यहाँ पे जो होता है ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में होती है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है तुम्हारी इनोल ग्रुप की होती है। अब ये PYQs में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेबिलिटी होती है किसकी ज़्यादा होती है, नेगेटिव की होती है ऑन द sp3 इथाइल, मतलब कि एल एल्काइन में अगर हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखें तो उसमें ज़्यादा होती है। बेंजीन पे होती है कम स्टेबिलिटी, और इसके उससे कम होती है इस वाले पे, नॉर्मल वाले। तो इसका ध्यान रखना कि बेंजीन की जो नेगेटिव पे स्टेबिलिटी है, वैसे तो अनस्टेबल होता है लेकिन फिर भी स्टिल स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ये वाले एल्कीन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा। और फिर तुम्हारा जो नॉर्मल वाला एल्काइल है, एल्केन ग्रुप है, उस पर नेगेटिव लगा दोगे तो तुम स्टेबिलिटी उसकी वैसे भी कम होती है, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस ऑर्डर का। तो बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, Cl का होता है -I डोमिनेटिंग +M से, और इसका इस पर कोई लग नहीं रहा है। और यहाँ पे ये बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। PKB क्या बताता है, देखो बेसिसिटी जो डिपेंड करती है, जितना PKB ज़्यादा होगा, KB अगर ज़्यादा होगा तो बेसिक ज़्यादा होगा, लेकिन PKB जो होता है उल्टा होता है। PKB जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, PKB जिसका कम होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो हमें बताना है सबसे कम PKB किसका होगा, सबसे कम मतलब सबसे कम बेसिक कौन होगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये जो है ये क्या दिखाएगा, +M दिखाएगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या दिखाएगा, +H दिखाएगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देने में मदद करेगा। यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा तो सबसे कम PKB किसका होगा, जो सबसे कम बेसिक होगा। तो सबसे कम बेसिक यहाँ पे कौन है, इसका सबसे ज़्यादा होगा 4, ठीक है। उसके बाद में आएगा 2, ठीक है। सबसे कम बेसिक कौन होगा इसमें, सबसे कम बेसिक ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे तो +I इफेक्ट तो दिखा रहा है ना इसमें, ये NH2 को, तो यहाँ +I लग रहा है, ठीक है। +I की वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये जो है -I दिखा रहा है, ठीक है। और तो सबसे कम बेसिक यहाँ पे जो होगा ये 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे +H ग्रुप लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है I ग्रुप दिखा रहा है, और यहाँ पे -I भी दिखा रहा है ये। तो सबसे कम यहाँ पे 4th हो गया, फिर ये 2nd हो गया, फिर 1st हो गया, फिर ये 3 हो गया। 3 की सबसे मतलब सबसे कम 3 कैसे हो गया, ये +I दिखा रहा है, ये +M दिखा रहा है। ये शायद कुछ गलती करी है मैंने। ऑर्डर ऑफ PKB बताना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB, तो सबसे ज़्यादा PKB जिसका होगा वो सबसे कम बेसिक होगा। तो ये सबसे कम बेसिक हो गया, ठीक है, ये सही है। उसके बाद में सबसे कम बेसिक कौन होगा, जो इसमें +H दिख रहा है, इसमें +M दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो मेरे को 1 लग रहा है इसमें, और फिर 3। सबसे ज़्यादा बेसिक इसमें कौन होगा, NH2 को ये +M से दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा या सबसे कम PKB किसका होगा, वो 1 का होना चाहिए। चलो मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे तो देखो जब मेटा पे होता है तो -I लगता है, वैसे ही ये +M दिखाता है अगर ऑर्थोपैरा पे होता। और यहाँ पे है -I, ये तो -I दिखाता है, चाहे कहीं पे भी हो डोमिनेटिंग -I होता है। ये -M दिखाता है, +H दिखाता है। OH को क्या चाहिए, तुम्हारा PKA का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना। PKA जितना ज़्यादा होगा उतनी कम एसिडिटी होगी। तो सबसे कम एसिडिटी किसकी है यहाँ पे,
सबसे कम एसिडिटी किसकी है? तो जब ये एच हटा देंगे और ओ नेगेटिव को सबसे कम एसिडिटी कौन देगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन उल्टा दे रहा है नेगेटिव OH को, तो यहाँ पे उल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? तो ये दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा pKa होगा 2 का, ठीक है, और सबसे कम एसिडिटी होगी 2 की। और सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन होगा? -M की वजह से ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके लेगा, तो pKa इसका सबसे कम होगा, तो ये 3 जो है सबसे पीछे आ गया। अब -I और -I है, -I और -I, अब हम इसको देखेंगे क्योंकि पोजीशन डिस्टेंस तो सेम है और अब इसमें नंबर भी सेम है। अब इसमें हमें पावर देखेंगे, तो जो पावर होती है ना, वो Cl की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू OR, तो इस वजह से 4 आगे आता है और 3 पीछे आता है, ठीक है। तो बस इतना ही बहुत है। और ये वाली टेबल को याद रखना, क्या है? ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी टू सर, ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी टू सर। तो जैसे कि इसमें ये एक CH इधर जुड़ता है, एक CH इधर जुड़ता है, और ये बीच में N होते हैं। N इज इक्वल्स टू कितना होता है? पहले में 0, फिर 1 2 3 4 5 6 तक होता है। ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी टू सर, ठीक है। O से ऑक्सैलिक, M से मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटामिक, एडिफिक, पाल्मिटिक, सुबेरिक, ठीक है। ये होते हैं, एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब अगले चैप्टर है आइसोमेरिज्म।